हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लेटेस्ट केस लॉ जिसका नाम है रामदास कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और इस केस में क्या डिस्कस किया गया था? इट वाज डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए थे। ठीक है, सो दिस केस इज नॉट समथिंग विच इज अ रेवोल्यूशनरी वन। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बहुत नई बात कही गई थी, नहीं। इट व्हाट इट डिड, इट समराइज्ड ऑल दी अदर केसेस। ठीक है, जितने भी पहले सारे प्रिंसिपल्स थे उसको सबको समराइज कर दिया गया था इस केस में। ठीक है, वी कैन नॉट गो थ्रू द एंटायर केस लॉ, बट वी विल हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन व्हाट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, देखो डाइंग डिक्लेरेशन में some person gives a statement either under the expectation of death, याद रखना, a person who thinks कि I am dying, he is giving a statement, right? That's a dying declaration. इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मृत्युकालीन कथन। ठीक है, now dying declaration जो है it can either relate to the cause of death, कि मेरी से मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरा मर्डर इसने किया है, इस पर्सन ने, किसी का नाम लेता हूँ, एक्स का नाम लेता हूँ, तो मैं बोलता हूं कि इस पर्सन ने मेरा मर्डर किया है। दैट्स अ डाइंग डिक्लेरेशन व्हिच डायरेक्टली रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ, कि मेरी डेथ कैसे हो रही है, इस पर्सन की वजह से हो रही है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज और अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ। तो जैसे मान लो कि मैं किसी से बोलता हूं कि मैंने फोन करके अपने घर पे बोल दिया कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूं और आज हम लोग वहीं पे खाना वाना खाएंगे और रात में रुकेंगे। ठीक है, और अगले दिन सपोज मेरी डेड बॉडी मिलती है, तो ऑल्दो कि मुझे पता नहीं था कि मेरी डेथ होने वाली है, बट मैंने फिर भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी उन सर्कमस्टेंसेस में जिसमें कि मेरी डेथ हुई है, तो मेरी स्टेटमेंट को भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो कि डायरेक्टली कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड होती है, या फिर दूसरा जो कि उन सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड होती है जो कि कॉज ऑफ डेथ में आते हैं हमारे। ठीक है, सो याद रखना कि ये दोनों ही चीजें डाइंग डिक्लेरेशन है। पहली चीज, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। सेकेंडली, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, याद रखो कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इसी का हम लोग कहते हैं कि कोई भी मरता हुआ आदमी जो है वो झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए पहला प्रिंसिपल है अ पर्सन डज नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई ऑन हिज लिप। ठीक है, याद रखना, विद अ लाई ऑन हिज लिप। ठीक है, अब देखो कोई मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए हम डाइंग डिक्लेरेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो हम लोग हाई कर देते हैं। देन देयर इज अनदर वन, द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी क्या कहता है? ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम लोग को लेना पड़ेगा कंसिडरेशन में, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, हेंस बिकॉज ही इज डेड। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंसिपल्स जो है ये डिसाइड करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू जो है बहुत हाई होती है। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, हो सकता है, बट इसके साथ ये भी याद रखना, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस यू शुड लुक एट द अदर कोरॉपरेटिव एविडेंस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि डाइंग डिक्लेरेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू हाई होने के बाद भी सेक्शन 158 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एविडेंस कैन बी गिवन टू डिस्प्रूव द डाइंग डिक्लेरेशन। क्या होगा? इसे मान लो कि डाइंग डिक्लेरेशन आपने दी और आपने प्रूव कर दिया कोर्ट में कि ये स्टेटमेंट उस पर्सन ने दी थी, लेकिन यही चीज को कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी, इतना तो कंसिडर करेगी, इसके बाद सामने वाली पार्टी को यह भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ही कैन डिस्प्रूव द डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, हाँ, अगर डिस्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी डाइंग डिक्लेरेशन अभी भी कोर्ट को लगता है कि नहीं ये डाइंग डिक्लेरेशन सही है, देन इट कैन बिकम द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। बट इवन देयर एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस ये याद रखना कि हम लोग को डाइंग डिक्लेरेशन के साथ ही कोरॉपरेटिव एविडेंस भी देखना चाहिए। बट इन मेनी केसेस द डाइंग डिक्लेरेशन हैज बिकम द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।